हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ऐसे कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले सीखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखने से पहले आपको यूक्लिड विभाजन लेमा जो सीखनी होगी वो देखिए क्या है। बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, उसके बाद ही आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसके बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एक नॉर्मल भाग की। एक आसान तरीके से भाग दिया जाए, मान लीजिए 14 में मैं 7 का भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। भाग पूर्ण रूप से चला गया। ये आसान रूप में एक भाग है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो भाग है, अब मैं ऐसा ही एक और भाग लेता हूं। 14 में मैं यदि 3 का भाग दूं, 14 में 3 का भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 14/3, इसको हम दैनिक जीवन के रूप में देखें। दैनिक जीवन में हम भाग किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार समझते हैं उन्हें, दैनिक जीवन के आधार पर हम देखें तो देखिए मेरे पास मान लीजिए 14 संतरे हैं। ये मेरे पास 14 संतरे हैं। अब इन 14 संतरों को मेरे पास 3 बॉक्स हैं, 1 2, ये मेरे पास 3 बॉक्स हैं। अब इन 14 संतरों को मेरे को 3 जो बॉक्स है उन्हें समान रूप से विभाजित करना है। उसके बाद देखिए, एक बॉक्स में मान लीजिए 4, इस बॉक्स में 4, इस बॉक्स में ये 4 इस बॉक्स में मैं डाल देता हूं। इसमें 4, इसमें 4 आ गए, इसमें 4 आ गए। कुल कितने हमारे पास 14। अब देखिए 4 इसमें आ गए, 4 4 4 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, हमारे पास अभी भी 2 कितने बचे शेष। दैनिक जीवन के रूप में आपने देख लिया कि किस प्रकार एक भाग जो है वो कार्य करता है। अब देखिए मैं भाग की एक आकृति इस प्रकार से भाग देते हैं। ठीक है, तो इधर जो संख्या होती है, इधर वाली, इस संख्या को हम कहते हैं भाज्य, और इधर जो हम संख्या लिखते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। इधर जो संख्या हमें मिलती है वो मिलती है भाग फल, और इधर जो होती है उसे हम कहते हैं शेषफल। ये पूरा डायग्राम आपको इस प्रश्नावली में समझना होगा, जानना होगा। अब ये किस प्रकार से हम इस हमारे दैनिक जीवन का एक उदाहरण है उसे हम समझते हैं। देखिए हमारे पास शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें। शेषफल हमारे 2 संतरे बाहर बच गए, 2 संतरे डिब्बे में नहीं आ सके तो वो 2 शेषफल है। अब कुल संतरे कितने हमारे पास, कुल संतरे थे 14 संतरे हमारे पास कुल थे। तो भाज्य जो हमारा था वो था 14 कुल संतरे हमारे पास थे। अब देखिए भाजक का अर्थ होता है भाज्य को भागों में बांटने वाला, उसे हम भाजक कहते हैं। तो हमारे पास भाजक कौन से, ये 3 बॉक्स हमारे पास, ये 3 बॉक्स क्या है, भाजक है। ये 3 बॉक्स हमारे पास भाजक। अब देखिए भागफल क्या है। भागफल ऐसा फल है जिसमें हम समान रूप से सारे बक्सों में जो संतरे डाल रहे हैं वो समान रूप से एक जैसे आ जाए सभी बक्सों में। तो सभी बक्सों में देखिए 4 संतरे आ गए, कुल 12 संतरे हो गए, 2 बच गए, तो एक डब्बे में 4 में संतरे प्राप्त हुए। तो भागफल हमारा होगा 4। इस प्रकार से दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेकर हमने आपको समझा दिया है कि भाग का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। ये जो आज मैंने आपको चीज बताई, ये आपको इस प्रश्नावली में, वास्तविक संख्या में जो प्रश्नावली है यूक्लिड विभाजन लेमा, उसमें आपको ये सहायता करेगी। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मैंने आपको दैनिक जीवन का उदाहरण के रूप में बता दिया है। अब देखिए बात करते हैं, मैंने आपको ये चीज जो थी ये मैंने आपको समझा दी है, किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब मैंने आपको समझा दी। अब हम इसको एक सूत्र के रूप में इसको परिवर्तित कर रहे हैं। इस पूरी चीज को हम सूत्र के रूप में समझेंगे, और शर्तें क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें भी हम समझेंगे। अब देखिए मेरे पास, मैंने आपको बताया कि 14 संतरे और 3 बक्सों में मैंने बांट दिए। अब देखिए इसकी पहली जो शर्त है वो है इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका अर्थ है कि पूर्णांक जो है 14 और 3
जिसमें भाग दे रहे हैं कोई भी हो, ऊपर या नीचे, हर रो या अंश दोनों में भाग दे रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझे यदि सूत्र के रूप में, तो किस प्रकार से एक सूत्र प्रतिपादित किया था। ये जो फॉर्मूला जो निकल के आया है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के मैं इसको भाग के रूप में लिखूं, अब देखिए मैंने इधर ये पूरा पैटर्न जो बना रखा है। अब देखिए ये चार कार्ड थे भागफल को क्यू से हम दर्शाते हैं, भागफल को क्यू से। अब देखिए ए, सबसे पहले ए है भाज्य। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले के बाद हिंदी में भी आपको लिख के बता देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मूला आपको समझना है। ये इसका छोटा रूप है सिंबल के रूप में, ये इसका पूरा हिंदी में क्या क्या सब कुछ है वो समझने के लिए आपको है। अब देखिए मान लीजिए ये मैंने सोल्व किया, इसको इस फॉर्मूले के रूप में हम रख के सिद्ध करेंगे फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है वो समझेंगे। इसको आप सब हर चीज को याद रखिएगा। ये देख लीजिए, आप शर्तें देख लीजिए, शर्तें मैं आपको और समझाने वाला हूँ। पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद ये शर्तें आपको समझ में आएगी, समझने में आसानी होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, भाज्य को हम ए कहते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू से और शेषफल को हम आर से दर्शा रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूले को मैं इस सोल्व करके देखते हैं हम प्रूव है कि नहीं, और मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ए का मान है, ए का मान कितना है हमारे पास, भाज्य 14 बराबर बी का मान हमें लिखना है। फॉर्मूला क्या है, बी क्यू प्लस आर। बी का मान हमारे पास कितना है, बी भाजक का मान हमारे पास 3 इंटू, बीच में भी कोई भी डॉट काट सकता है, इंटू। अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद 3 इंटू 4 प्लस 2 शेषफल, ये पूरा आपको प्राप्त हुआ। अब इसको इसकी तुलना इसके साथ आप कर सकते हैं, इसको भी देखकर। अब देखिए 14 बराबर 12 प्लस 2, आपको दोनों तरफ समान संख्या मिल गई है, मतलब ये फॉर्मूला सही रूप से कार्यरत है, जो दिया गया एकदम सही है। अब देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला को याद करने का और आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको फॉर्मूला लगाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो थी वो मैंने आपको बता दिए। हम शर्तें देख लेते हैं। मैंने आपको पहली शर्त जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, भाजक जो है, भाज्य जो है वो बड़ा होना चाहिए भाजक से। देखिए भाज्य कहाँ पर लिखते हैं, भाज्य आपको इधर मिलेगा, ये भाज्य है, भाज्य आपका बड़ा होना चाहिए भाजक से। तो देखिए भाज्य जो है ये बड़ा है 3 के मुकाबले। देखिए 3 छोटा है 14 से, तो ये हमें इस शर्त को आपको ध्यान रखना है, भाजक है वो छोटा होना चाहिए भाज्य से। अब देखिए तीसरी शर्त क्या है, भाजक और भाज्य आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ये रहा, भाजक और भाज्य आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये शर्त का भी आपको ध्यान रखना है, भाजक और भाज्य आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने आपको बता दी, मैंने आपको एक पूरा प्रतिरूप बता दिया किस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को समझना है, किस प्रकार से फॉर्मूला काम करता है। और भाग में आपको देखें तो भागफल शेषफल कौन सी जगह किस स्थान पर लिखते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया है, आपको शर्तें बता दी। आप सभी इन बातों का ध्यान रखना है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। अब देखिए जिस प्रकार से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो समझा था, उसी प्रकार से वो समझने के पश्चात हम इसको समझ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, किस प्रकार से काम करता है। देखिए जिस प्रकार से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था उसको हमने समझा था एक दैनिक जीवन के उदाहरण के रूप में, उसी प्रकार से इसको भी हम सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको पेपर में आए तो कैसे सोल्व करना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मेरे पास एक कमरा है, इस कमरे की चौड़ाई लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास एक कमरा है जिसमें चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे कमरे में हमें टाइल्स लगवानी है, तो हमें कौन सी साइज की टाइल्स हमें कितनी लगवानी होगी वो हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं,
मेरे पास 30 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का कमरा है, इसमें हमें टाइल्स लगवानी है। अब देखिए ये वही कमरा है सेम, 30 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर को मैं अलग अलग भागों में काट दूं। ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये भाग 12 सेंटीमीटर, इधर से इधर भी 12 सेंटीमीटर, और ये वाला भाग 6 सेंटीमीटर का मैं कर दूं। 12 और 12 24, 24 और 6 30 सेंटीमीटर का पूरा कमरा हमारे पास हो गया। मैंने इसको क्या किया, इसको 3 भागों में बांट दिया। देखिए ये वाला जो भाग है ये 12 सेंटीमीटर अभी भी स्थिर है, मतलब इसकी चौड़ाई अभी भी 12 सेंटीमीटर है। लंबाई को मैंने 3 भागों में काट दिया। अब देखिए ये जो है ये वाला पार्ट ये कितने का हो गया, 12 × 12। इसकी ये वाली जो है लंबाई ये 12 हो गई, और ये वाली ये भी 12 हो गई। चौड़ाई और लंबाई दोनों आपस में बराबर हो गई, 12 और 12। इसकी भी 12 × 12 हो गई। देखिए इसकी कितनी हुई, 6 × 12, 12 × 6 इसकी भी ये हो गई। सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल कमरा था, उसको हमने इस प्रकार से भागों में बांट दिया। अब देखिए इसी कमरे को अगर मैं और भागों में बांटूं, ये जो हमारे पास कमरा है इस कमरे को मैं और भागों में काटना चाहता हूँ। मेरे पास पहले 1 2 3 पार्ट कटे हुए थे, 12 × 12, 12 × 12, 12 × 6 के 3 पार्ट कटे हुए थे। अब देखिए अब इस जो ये जो एक पार्ट है इसको मैं 2 भागों में, और इस पार्ट को भी 2 भागों में काट देता हूँ। ये जो कमरा है आपके पास बिल्कुल इसी रूप में है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं काट देता हूँ बीच में से, ये काट दिया, इस पार्ट को भी मैंने काट दिया। अब देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 इसके भाग प्राप्त हुए। अब देखिए एक जो भाग है ये वाला, मान लीजिए मैंने इसको इधर से काट दिया और इसी कमरे को इधर सेंटर में से ऐसे भी काट दूं इसको। अब देखिए बाहर में इसकी टोटल लंबाई लिखा हूं 30 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई लिख दी। अब देखिए 12 × 12 को मैं 2 भागों में काट दूं, 12 × 12 को इस भागों में काट दूं तो 6 × 12 हो जाएगा। अब इसको वापस इधर से काट दूं तो 6 × 6 मुझे मिल जाएगा, 6 × 6 इसी प्रकार से सभी 6 × 6 के मुझे भाग मिल गए। देखिए ये जो भाग है 6, ये एक जो पार्ट है ये पूरा 6 का है, ठीक है। देखिए 6 × 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, मतलब इस पूरे कमरे की लंबाई हमने 30, हमारी जो प्रारंभिक जो लंबाई थी 30 वो हमें मिल गई है। हमने किया बस उसको हमारा दिमाग लगाकर, हमने ऐसा कुछ भी किया उससे दिमाग लगाकर हमने इसको काट कर इस रूप में हमने इसे बना दिया। अब देखिए ये जो लंबाई थी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो थी ये 12 सेंटीमीटर थी, इसको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। 12 को 2 भागों में बांटने पर मुझे एक जो चौड़ाई मिली 6 और 6 और 6 कितना हो गए 12। तो हमारा जो प्रारंभिक जो मान था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और हमें एक नया भाग मिल गया, नया एक देखने को एक छवि मिल गई है। अब देखिए 6 × 6 समान हो गए सभी प्रकार से, सभी भाग इसके समान हो गए हैं। तो अब हमें ये ज्ञात हो गया है कि हमें 6 × 6 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइल्स हमें लानी होगी हमारे इस पूरे कमरे को ढकने के लिए। हमें 6 × 6 की 10 टाइल्स हमको लानी होगी। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी, 6 × 6 की हमें 10 टाइल लानी होगी, ठीक है। अब देखिए हमें ये जो है हमें ये ज्ञात हो गया कि हमारे इस कमरे में कितनी टाइल्स लगेगी। अब देखिए हमें जो 6 × 6 जो प्राप्त हुआ, मतलब 6 × 6 की जो एक टाइल में प्राप्त हुई, हम इसी को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसे कहते हैं। अब आपने HCF बहुत नाम सुना होगा इसका, लेकिन आपने इसको दैनिक जीवन के रूप में मैंने आपको ये समझा दिया है कि किस प्रकार से जो है HCF काम करता है। HCF क्या है, देखिए HCF किस प्रकार से निकलता है। HCF ऐसी चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इस कमरे में एक भूभाग मतलब एक भाग का हाईएस्ट ऐसा मान होना चाहिए जिससे इस पूरे कमरे को बराबर भागों में बांटा जा सके, जिसमें कॉमन हो। ये सभी रूप से 6 जो आपको है कॉमन दिख रहे हैं, सभी रूप से ये कॉमन है और सबसे बड़ा मान है इस कमरे का 6 के रूप में।
इस प्रकार से HCF आपने निकाल लिया है। ये मैंने आपको दैनिक जीवन के रूप में एक उदाहरण से बताया कि HCF किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए NCERT क्लास 10 RBSC NCERT कुछ भी हो, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का HCF निकालिए। अब देखिए हमने तो ये छोटा कमरा ले लिया 12 और इसका हमने भाग करके निकाल दिया। मान लीजिए अब यदि हमारे पास बड़ा कमरा हो 500 मीटर मान लीजिए, 300 मीटर मान लीजिए, 200 मीटर से बड़े कमरे, तो हम उसको इस प्रकार से अलग अलग भागों में काट कर नहीं निकाल सकते। उसी के लिए हमारे पास ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो HCF निकालने के रूप में काम। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो पूर्ण रूप से HCF निकालने में आपको मदद करेगा। मतलब इसका अर्थ है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीख रहे हैं तो HCF निकालने के लिए आप सीख रहे हैं। मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF को निकालेंगे। अब देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। RBSC या NCERT हो, क्लास 10 का एक उदाहरण देखते हैं। दो संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। किस प्रकार से आपको सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF GCD। अब देखिए आप देख रहे हैं कि HCF और GCD अलग अलग क्यों लिखा है। बहुत सारी बुक जो है उनमें HCF या GD दोनों सेम है, इन दोनों का मान सेम होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। GCD और HCF दोनों आपस में सेम ही है, उनको अलग अलग बुक में अलग अलग रूप से दर्शाया गया है। अब देखें कि फुल फॉर्म क्या होती है। HCF इसका अर्थ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का अर्थ सेम ही है। कुल मिला के आपको एक चीज हिंदी में याद रखनी है, महत्तम समापवर्तक। कक्षा 10 में यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे तो आपको महत्तम समापवर्तक, इसका अर्थ होता है HCF और GCD कुछ भी हो, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है। तो हमें इस चीज का प्रयोग करते हुए, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को लेकर हम समझते हैं। आपको किसी भी बुक में इस प्रकार के एग्जांपल दिए रहेंगे 30 और 12, इसमें आपको HCF निकालना है। अब देखिए इसमें आप HCF कैसे निकालते हैं, इस चीज का आपको प्रयोग करना है। आपको नॉर्मल HCF नहीं निकालना है। हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल HCF जो आप निकालते हैं गुणनखंड विधि से, वो किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस वक्त आपको यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इस संख्याओं का HCF निकालना है। कैसे निकालते देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का आपको भाग देना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको भाग देना है। मतलब आपको 30 में 12 का भाग देना है। 12 में 12, 12 दूनी 24 होता है। अब देखिए ये जो मैंने आपको स्टेप बताई, ये स्टेप आप अभी तक आप नॉर्मल चल रही थी। अब एक स्टेप के बाद यदि आपको 0 नहीं मिले, आपको शेषफल शून्य नहीं मिले, तो देखिए एक स्टेप के बाद आपको यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करती है वो अब आपको पता पड़ेगा कि यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम किस प्रकार से काम करती है। अब देखिए ये जो मैंने एक नॉर्मल भाग दिया है, यहाँ तक तो सभी देते हैं नॉर्मल भाग के रूप में। अब देखिए यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम जो है वो ये कहता है कि शेषफल 0 नहीं आए तब तक आपको भाग देते रहना है, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब देखिए हमारा शेषफल आ गया 6, 0 आया नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 को जो है इस 12 में 6 का भाग देंगे। ये जो 12 है ये आपका इधर आ गया है। मतलब इस ऊपर वाले पूरे स्टेप को आप भूल जाइए, आपको शेषफल 0 नहीं मिल रहा है। तो अब इसको देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार भाग गया। अब देखिए आपको शेषफल 0 मिल गया है। ये तो मैंने आपको समझाने के रूप में। अब देखिए इसको क्वेश्चन के रूप में सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a बराबर bq प्लस। अब देखिए इस फॉर्मूला के रूप में आपको सिद्ध करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका मैं पूरा आपको मतलब बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था भागफल शेषफल, इसका अर्थ होता है भाज्य, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये जो पूरा फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, इस पूरे फॉर्मूले के रूप में आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको
ये पूरा भूल जाना है। सबसे पहले आपको देखिए, अब इस फॉर्मूले के रूप में हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप 30 और 12 को इस प्रकार से, अब देखिए इसी चीज को आपको इस फॉर्मूले में रखनी है। भाज्य क्या है हमारे पास 30 बराबर भाज्य 30 हो गया। अब देखिए भाजक जो है वो हमारे पास 12 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल हमारे पास 6 आ गया। इस प्रकार से हमें ये स्टेप प्राप्त हुई। अब देखिए इस स्टेप में हमें यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम वो ये कहता है कि इस फॉर्मूले में आपको ये फॉर्मूला आपको वहां लगाना है जहां आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो। हमें फर्स्ट स्टेप में जो थी हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमने फॉर्मूला लगाकर देखा तभी हमारा सही है। लेकिन हमें एचसीएफ निकालना है, उसके लिए हमें इधर जो है इस आर का जो मान है, रिमाइंडर जो है शेषफल कहते हैं रिमाइंडर को। हम देखिए रिमाइंडर जो है उसका मान हमें 0 प्राप्त हो, उधर हमारा एचसीएफ निकलेगा। अब देखिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप पूरी देखते हैं ये। अब इसी के नीचे हमने ये स्टेप की थी, इस 12 में 6 का भाग दिया था, हमें प्राप्त हुआ था शेषफल 0। ठीक है, हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया था। अब देखिए आप इसको पूरा भूल जाइए आप। अब ये वाला पूरा देखिए, इसमें देखिए भाज्य क्या है 12 बराबर भाजक 6 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 0। ये स्टेप आपको मिल गई, इसमें आपको शेषफल का मान है वो 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए आपको शेषफल का मान 0 प्राप्त हो गया। आपको ये वाली जो पूरी स्टेप है राइट हैंड साइड में आपको देखिए 0 प्राप्त हो गया। अब इस राइट हैंड साइड में आपको जो सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगी, जो सबसे बड़ी संख्या जो है वही आपकी एचसीएफ होगी। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आपको एचसीएफ का जो मान है मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर का मान शून्य आने पर ये जो आरएचएस वाली जो साइड है उस साइड में जो सबसे जो बड़ी संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसे कहते हैं हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 6, मतलब हमारा आंसर आ गया 6। हमने शुरुआत में देखा 30 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, हमने पिछले अभी स्टेप में हमने देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसको सोल्व करने का। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 10 में एक एग्जांपल लेते हैं। 135 और 225 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे नॉर्मल जो स्टेप होती है, सबसे सरल स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 225। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है वो भाज्य होती है, जो छोटी होती है वो हमें भाजक कहलाती है। तो देखिए अब इसको 225 में 135 का हमें भाग देना है। देखिए 225 में मैं 135 का भाग दूं तो भाग एक बार जाएगा, दो बार में 270 हो जाते हैं, एक बार में जाएगा तो एक बार में 100। इसमें शेषफल बच रहा है 90। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप में हमें शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, तब हम आगे वाली स्टेप देखेंगे। मैंने आपको बताया कि आगे वाली स्टेप कैसे सोल्व करना है, इस प्रकार करना है आपको। और इस 135 में 90 का भाग देना है आपको, 135 इधर लिखना है। ये चीज क्या है आप देख रहे हैं, ये चीज क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ये नियम है। तो मैं नियम में आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से आपको भाग देना है और किस प्रकार से आपको इससे ज्ञात करना है। अब देखिए मैं इसमें भाग दूं तो दो बार में भाग देने पर 180 अधिक हो जाएगा, एक बार में भाग देता हूँ 90 45 में मिलते हैं। अभी देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप कर दी, सेकंड स्टेप कर दी, तभी भी मुझे शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए मैं थर्ड स्टेप करता हूँ। थर्ड स्टेप किस प्रकार से करते हैं, अब ये वाली नहीं, इस स्टेप खाली सेकंड स्टेप में काम आएगी। अब देखिए ये 90 जो है, इसको 90 में मैं 45 का भाग देता हूँ, दो बार जाएगा, शेषफल आपको 0 यहाँ पर मिल गया है। आपको तीसरी स्टेप में, ये तीसरी स्टेप है, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप, आपको थर्ड स्टेप में जो शेषफल है वो 0 आपको मिल गया है। अब देखिए यदि आप सोल्व करना चाहें तो इस फर्स्ट स्टेप को सूत्र के रूप में सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको सूत्र बताया था, a बराबर dq प्लस r। इस सूत्र में आपको फर्स्ट स्टेप को रखिए तभी आपको वही मिलेगा सेम, उसके बाद सेकंड स्टेप पर भी आपको सेम मिलेगा। आपको सीधी जगह पे आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपको शेषफल 0 मिल रहा है वहां पर आप इस फॉर्मूले को प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे को यहाँ पर शेषफल 0 मिल गया, मैं फॉर्मूले को उपयोग करता हूँ। इसका अर्थ होता है भाज्य हमारे पास है 90, भाजक भागफल 2, शेषफल में 0 मिल गया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जहां शेषफल 0 आ जाए
वहां पर आपको RHS वाली साइड जो है उसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या इधर कौन सी है 45। तो 45 आपका क्या होगा HCF। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है, इसको पूरा सोल्व करने के लिए आपको पहले फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाना होगा, फिर सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, इस प्रकार से आपको तीनों स्टेप में आपको फॉर्मूला लगाकर ये बात याद करनी होगी। ये इस प्रकार से HCF निकालते हैं। तो ये जो है इस पूरा इन दोनों का HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है 45। मतलब इन दोनों में यदि कॉमन लिया जाए तो सबसे बड़ी जो संख्या आती है 45 को बाहर कॉमन आ रही है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।